बच्चों, आज संस्कृत के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने त्रिवर्णः ध्वजः अष्टमः पाठः को पढ़ा था और उसमें संवाद के रूप में कुछ छात्र और छात्राएं थे, वो सब आपस में बातचीत कर रहे थे। तो वो तिरंगे झंडे के बारे में, उसके रंग किस चीज़ के प्रतीक होते हैं और उसे तिरंगा क्यों कहते हैं, और ये सभी रंगों में क्या सूचित होता है कि इस रंग से हमें क्या पता चलता है कि ये रंग क्यों हमारे तिरंगे झंडे में है। तो इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा था और आज हम लोग इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को करेंगे। और इस प्रश्न अभ्यास में जो है, सभी प्रश्न अभ्यास को पूरा करने के लिए सभी बच्चे अपनी संस्कृत की पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग निकाल लेंगे और इसमें निकालेंगे पेज नंबर 47, जहाँ पर कि अभ्यास लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा है पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न में लिखा है कि शुद्ध कथनस्य समक्षम, सही, शुद्ध का मतलब होता है सही, कथनस्य, कथनस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, कथन यानी कि जो इस वाक्य में कहा गया है। तो शुद्ध कथनस्य समक्षम आम और अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत, यानी कि जो वाक्य सही है उसके आगे आम लिखना है और जो वाक्य गलत है उसके आगे न लिखना है। तो इसमें सबसे पहले वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क में लिखा है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, हमारे राष्ट्र के ध्वज में 3 रंग हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हमने पहले से नंबर डाला है, तो उत्तर 1 का जो क है यहाँ पे आम आ जाएगा। तो आम का अर्थ होता है हाँ, अर्थात ये कथन सही है। और अब हम लोग दूसरा कथन पढ़ेंगे और दूसरे कथन में क्या कहा गया है ये वाक्य पढ़कर समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस वाक्य को पढ़ेंगे कि ध्वजे, झंडे में, हरित वर्ण, हरा रंग, शांतेः प्रतीकः अस्ति, शांति का प्रतीक है। तो हरा रंग शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक तो सफ़ेद रंग को माना जाता है, जिसे श्वेत वर्ण कहते हैं। तो ये कथन जो है वो अशुद्ध है। तो इसके आगे हम लोग न लिखेंगे। तो ये हम केवल यहाँ पर आम और न लिख रहे हैं और सभी विद्यार्थी अपनी संस्कृत की कॉपी में पहले वाक्य लिखेंगे, उसके बाद फिर उसके आगे आम या न लिखेंगे। और अब हम लोग ग वाला पढ़ेंगे। ध्वजे केशर वर्णः, झंडे में केशर वर्णः, केसरिया रंग, शक्त्याः सूचकः अस्ति, शक्ति का सूचक है। ये बिल्कुल सही है और इसीलिए इसमें हम लोग आम लिखेंगे। ये कथन सही है। तो ग वाला वाक्य जो है वो उसका उत्तर आम होगा। और अब हम लोग घ वाली लाइन पढ़ेंगे और घ में लिखा हुआ है कि चक्रे, यानी कि तिरंगे झंडे में जो 3 पट्टियां हैं उसमें बीच की जो पट्टी है उसमें एक चक्र बना हुआ है। तो चक्रे त्रिंशत अराह संति, चक्र यानी उस चक्र में, त्रिंशत 30, अराह, अराह मतलब लकीर, उसमें 30 जो है वो अराह यानी तीलियाँ, संति मतलब हैं। तो इसमें जो है 30 नहीं है, इसमें 24 हैं। ये हमारे पाठ में भी आया है और इसमें जो है लिखा है कि चतुर्विंशति अराह संति। तो ये वाक्य, ये कथन गलत है और इसके लिए हम लोग न लिखेंगे। और अब हम लोग 5वां वाक्य पढ़ेंगे। 5वें वाक्य में हम लोग देखेंगे कि वाक्य का क्या अर्थ है। चक्रम, चक्रम मतलब जो ध्वजा के बीच में चक्र बना है। प्रगतेः द्योतकम, प्रगति का सूचक है। तो ये बिल्कुल सही है और इसलिए हम लोग इसमें आम लिखेंगे, आम। और अब हम लोग चलते हैं
विभक्ति पदानि, विभक्ति और वचन की ओर। और ये है दूसरा प्रश्न। और दूसरे प्रश्न में जो है बोला गया है कि अधोलिखितेषु, यहाँ पे प्रश्न लिखा है कि अधोलिखितेषु, नीचे लिखे हुए, पदेषु, पदों में, ये जो सारे पद हैं इन पदों में प्रयुक्ताम, प्रयोग की गई, विभक्तिम वचनम च लिखत, विभक्ति और वचन को लिखो। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि त्रयाणाम, त्रयाणाम यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है और बहुवचनम है। तो इसी तरह से हम लोग अलग अलग शब्द का यहाँ पे विभक्ति और वचन खोजेंगे। तो समृद्धेह, ये समृद्धि शब्द से है, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचनम है। तो समृद्धेह और समृद्धेह यहाँ पे ये पद है और इसमें षष्ठी विभक्ति है और एक वचनम है। तो इस तरह से समृद्धेह षष्ठी विभक्ति एक वचनम। और अब हम लोग दूसरा यहाँ पे करेंगे वर्णानाम। तो यहाँ पे वर्णानाम यानी रंगों का, तो रंगों का ये बहुवचन का है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है ये। तो वर्णस्य वर्णयोः वर्णानाम, तो वर्णानाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। जैसे बालक शब्द से बालका नाम, वैसे ही वर्ण शब्द से वर्णानाम। अब है यहाँ पे उत्साह से, यहाँ पे तीसरा जो है वो उदाहरण को हमने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि वो पुस्तक में लिखा है पहले से। तो हम अब वर्णानाम कर चुके हैं, अब उत्साह से करेंगे। तो उत्साह से, जैसे बालक शब्द से बालकस्य होता है, उत्साह शब्द से उत्साह से, षष्ठी विभक्ति एक वचन। और इसी तरह से यहाँ पर हम लोग अब अगला पद देखते हैं, नागरिकैः। नागरिकः होता है यहाँ पे एक वचन में, प्रथमा विभक्ति में। और यहाँ पे जैसे बालकैः होता है तृतीया विभक्ति बहुवचन में, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः। तो यहाँ पे नागरिकेन नागरिकाभ्याम नागरिकैः। तो इस तरह से यहाँ पे तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और अब हम लोग यहाँ पर अगला शब्द देखेंगे, सात्विकताया। तो सात्विकता ये पद है, तो सात्विकताया, जैसे बालिका शब्द से षष्ठी में बनता है बालिकाया, तो वैसे ही यहाँ पे सात्विकता से बना है सात्विकताया, षष्ठी विभक्ति एक वचन। और अब है यहाँ पे प्राणानाम। तो प्राणानाम ये भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। और सभायाम, सभा शब्द है, तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, सभा में। तो इस तरह से यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। जैसे बालिका शब्द से बालिकायाम होता है, सभा शब्द से सभायाम। तो इस तरह से सभी बच्चे जो है अपनी संस्कृत की कॉपी में इन सभी प्रश्नों को पूरा कर लेंगे और सही ढंग से लिखेंगे, वाक्य लिख के तब आम या न लिखेंगे और फिर पूरा ये हेडिंग डाल के, शीर्षक डालकर फिर इसका उत्तर भरेंगे। कभी कभी जैसे कि यहाँ पर परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जाता है, तो अगर ये तीनों में षष्ठी विभक्ति है तो ये 3 बार षष्ठी विभक्ति लिखना पड़ेगा। अगर हम एक बार षष्ठी विभक्ति लगाकर ऐसे करते हैं, बहुत बच्चे ऐसा करते भी हैं कि एक बार षष्ठी विभक्ति लगा देते हैं और दूसरी बार तीसरी बार ऐसे करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। ये जानने के लिए, जल्दी के लिए ये कर सकते हैं, लेकिन इसे हमेशा पूरा पूरा शब्द लिखना है, चाहे वो जितनी बार भी आए। और अब हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे और तीसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। तो इसको लिखने के लिए यहाँ पे हम लोग उत्तर 3 लिख के क ख ग घ यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद फिर चौथे वाक्य का लिखेंगे ऊपर आंसर। तो अब हम लोग उत्तर 3 करेंगे और उत्तर 3 और एक पदेन उत्तरत है, तो एक एक पद में इसको लिखना है। इसको जो है हम लोग ऊपर से ही शुरू करते हैं क्योंकि एक वाक्य में ये पूरा नहीं आ पाएगा, तो हम लोग इसे ऊपर से शुरू करते हैं।
तो अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे उत्तर 3 और इसका क करेंगे। ये एक पदेन उत्तरत है। तो जिसमें सबसे पहले पूछा गया है कि अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। तो ये सभी बच्चे पढ़ चुके हैं। अस्माकं ध्वजे त्रिवर्ण है, हमारा ध्वज तिरंगा है। तो अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः, तो यहाँ पे हमें केवल कति का जो है वो उत्तर लिखना है। तो कितने हैं, तो त्रयः। और फिर ख में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः। त्रिवर्णे ध्वजे, 3 वर्ण के 3 रंग के ध्वज में, तिरंगे झंडे में शक्त्याः सूचकः, शक्ति का सूचक कः वर्णः, कौन सा वर्ण है। तो यहाँ पे केशर वर्णः, केसरिया रंग, केशर वर्णः। तो केशर वर्णः, केसरिया रंग जो है वो शक्ति का सूचक है। और अब हम लोग इसका ग करेंगे। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका द्योतक है, अर्थात सूचक है। तो अशोक चक्रम यहाँ पर पाठ में जो आया है प्रगतेः न्यायस्य च, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रगतेः, प्रगतेः, प्रगति और प्रगतेः न्यायस्य च, प्रगति और न्याय का, इसीलिए यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। न्यायस्य, न्याय यहाँ पे का नहीं लिखना है, न्यायस्य च हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2 चीज़ें बता रहे हैं, तो इसलिए च का प्रयोग करेंगे। प्रगतेः मतलब प्रगति का, और न्यायस्य मतलब न्याय का, और प्रगति और न्याय का। तो ये इसका अर्थ हो गया प्रगति, न्याय से क्या अर्थ हो गया, न्याय का। और बीच में हम लोग और शब्द लगाएंगे, लेकिन संस्कृत में च का प्रयोग बाद में करते हैं। न्यायस्य च हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पे ग तक हो गया है। अब घ का हम लोग देखते हैं प्रश्न में कि त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः। तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है। तो इस पाठ में एक जगह ये बताया गया है कि ये तीनों रंग किसका प्रतीक है, और एक जगह जब उन लोगों में बातचीत होती है कि क्या इन रंगों का और भी कोई महत्व है, तो उनका जो है और भी महत्व बाद में बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च। स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च। अब च का प्रयोग हम लोग बाद में किए हैं। स्वाधीनताया, स्वाधीनता का, और च राष्ट्र गौरवस्य, राष्ट्र गौरव का। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज पर गर्व है, तो राष्ट्र का गौरव होता है राष्ट्रीय ध्वज। तो स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च, ये इसका उत्तर हो गया। तो ये हम लोगों ने किया एक पदेन उत्तरत। और अब हम लोग इसके आगे करेंगे एक वाक्येन उत्तरत। अगर हम इसका उत्तर जो है वो वाक्य में लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। भले ही इसमें हमें एक पदेन लिखा रहता है, लेकिन हमें उत्तर पूरा बताने के लिए कभी कभी 2 शब्दों का भी प्रयोग करना होता है। तो इस तरह से ये उत्तर पूरा हो जाता है। तो अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इसमें लिखा है एक वाक्येन उत्तरत, जिसका मतलब होता है एक वाक्य में उत्तर दें। तो इसमें पूछा है अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति। तो पाठ के पहले ही पेज पर लिखा है, यहाँ पर सलीमा वाली लाइन में लिखा है कि श्वेतः सत्यस्य, और श्वेत जो है वो सत्य का प्रतीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अस्माकं, प्रश्न से ही हम लोग शुरुआत करेंगे और केवल कस्य की जगह पे लिखेंगे सत्यस्य। तो शुरू करते हैं। अस्माकं उत्तर 4 का क है ये, अस्माकं
और इसके बाद लिखा है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सत्यस्य, सत्यस्य, और अंतिम शब्द यहाँ पर लिखा है सूचकः अस्ति, सत्यस्य सूचकः अस्ति। तो ये हम लोग का पहले का पूर्ण वाक्यन का उत्तर हो गया। और अब हम लोग इसके आगे करेंगे ख का, और ख में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो अगले पेज पर है ख वाला प्रश्न। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति। ये सभी को पता है, कुत्र मतलब होता है कहाँ, और अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति कहाँ है, तो सारनाथे। तो कुत्र की जगह पे जैसे हम लोग उत्तर से प्रश्न बनाते हैं वैसे ही प्रश्न से उत्तर भी बनाते हैं, प्रश्नवाचक शब्द से उसकी जगह पे उत्तर लिख के उत्तर बनाते हैं। तो अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति, अशोक स्तंभः, अशोक स्तंभः सारनाथे, सारनाथे यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन है। वृक्षे सारनाथे विद्यालये छात्रे सारनाथे अस्ति, अस्ति का अर्थ होता है, ये प्रथम पुरुष एक वचन में आता है। और अब हम लोग यहाँ पर ग का उत्तर खोजेंगे। इसमें पूछा है कि त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम, उत्तोलनम का अर्थ होता है उसको फहराना, जो रस्सी खींचकर झंडे के ऊपर जो है वो खुल जाता है और फिर वो उसमें फूल वगैरह डालकर उसका जो है वो ध्वजारोहण किया जाता है, फहराया जाता है। तो उसी के बाद उसी को उत्तोलन यहाँ पे कहा गया है कि त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। कदा मतलब कब, भवति मतलब होता है। तो ये सभी को पता है, स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च। तो कदा की जगह पे हम लोग यही लिखेंगे त्रिवर्णः ध्वजस्य, त्रिवर्णः ध्वजस्य। ये प्रश्न से शुरू करेंगे हम लोग। उत्तोलनम इसका फहराना, उत्तोलनम स्वतंत्रता, स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र, गणतंत्र दिवसे च। यहाँ पे हम लोग च का प्रयोग करेंगे। गणतंत्र दिवसे च भवति। तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया कि त्रिवर्णः ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। बहुत ही आसान उत्तर है। अगर पाठ समझ में आ गया है तो प्रश्नों का उत्तर भी समझ में आ जाएगा। और अब हम लोग घ का करेंगे। अशोक चक्रे कति अराह सन्ति। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, कितनी तीलियां हैं जो लाइन उसमें रहती है चक्र में, तो चतुर्विंशति है। और इसे कति की जगह पे लिखेंगे। कति जो है कितने, यहाँ पे कति जो है वो संख्या वाचक यहाँ पे उत्तर आता है। तो यहाँ पे प्रश्न से ही लिखेंगे, केवल कति की जगह पे लिख देंगे चतुर्विंशति है। तो अशोक चक्रे, अशोक चक्रे चतुर्विंशति है, विंशति है इसका उच्चारण करते हैं, विंशति नहीं करते हैं। चतुर्विंशति है अराह सन्ति, अराह सन्ति। तो इस तरह से अशोक चक्रे चतुर्विंशति है अराह सन्ति। तो ये हम लोग का हो गया एक पदेन उत्तरत और पूर्ण वाक्येन उत्तरत। तो इस तरह से इसका उत्तर लिखना है। इसका उत्तर एक पद में नहीं लिखना है और इसका उत्तर एक वाक्य में नहीं लिखना है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, और इसमें जो है उदाहरणानुसारम,
समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत्। तो यहाँ पर उदाहरण के अनुसार समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत्, खाली जगह को भरना है। तो यहाँ पे हम लोग छठा प्रश्न करेंगे, सभी इसे लिख लेंगे और लिखने के बाद ये पांचवा प्रश्न हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, इसमें कई शीर्षक है जिसमें शब्दाह शब्द दिए, विभक्ति उसमें कौन सी विभक्ति है, और एक वचनम एक वचन, द्विवचनम द्विवचन और बहुवचनम, ये तीनों वचन का वहाँ पर लिखा हुआ है। और जो खाली जगह है उसमें हम लोग को भरना है। तो सबसे पहले हम लोग केवल खाली जगह वाला भरेंगे, एक वचनम द्विवचनम और बहुवचनम। और इसमें जो है शब्द लिख देंगे ताकि उससे पता चले कि इसमें क्या करना है। और अब हम लोग यहाँ पर छठे प्रश्न के लिए जगह बना लेते हैं ताकि उसका उत्तर लिखा जा सके। तो इसमें बहुत सारे शब्द पुस्तक में लिखे हुए हैं प्रश्न में, और इसमें जो है खाली जगह वाला हम यहाँ पर बताएंगे। तो सभी बच्चे इसे खुद से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला उदाहरण दिया है पट्टिका, तो उसमें षष्ठी विभक्ति है। पट्टिकायाः एक वचन में हो गया, पट्टिकयोः और पट्टिका नाम। और फिर उसमें दूसरा है अग्निशिखा। तो ये है प्रश्न 6। उत्तर 6 में हम लोग अग्निशिखा से करेंगे। और इसमें जो है वो दो जगह खाली है, अग्निशिखयोः अग्निशिखासु, क्योंकि सप्तमी विभक्ति है। तो यहाँ पर अग्निशिखयोः, और दूसरा जो खाली यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है तो हम लोग को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसे। तो उत्तर 6, यहाँ पे हम लोग पहले शब्द लिखेंगे, अग्निशिखा है, अग्निशिखा। तो इसमें जो खाली जगह है पहला वो है द्विवचन का, तो अग्निशिखयोः, अग्निशिखयोः। इसमें हम लोग पहला नंबर डालेंगे, जो पहला हम लोग को खाली जगह में भरना है। तो अग्निशिखा शब्द है, तो इसमें जो पहला है उसमें हम लोग भरेंगे अग्निशिखयोः, और सप्तमी विभक्ति का हमें लिखना है तो अग्निशिखासु हो जाएगा, अग्निशिखासु। तो इस तरह से ये दूसरे खाली जगह में भरेंगे। तो पूरा लिखना यहाँ पर नहीं हो पाएगा, उतना जगह नहीं है यहाँ, तो इसलिए हम पद लिखकर यहाँ पे शब्द लिखकर और उसके खाली जगह को यहाँ पर बना दे रहे हैं। और अब हम लोग दूसरे शब्द को दूसरा नंबर देंगे, जो खाली जगह है सभा। सभा का जो खाली शब्द है उसको हम लोग करेंगे। तो इसमें है एक वचन में, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है तो सभायै, और जो बहुवचन है उसमें सभाभ्यः। तो सभायै पहले खाली जगह में आएगा सभायै, और दूसरे में आएगा यहाँ पे सभा शब्द जो है यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, तो यहाँ पे सभाभ्यः हो जाएगा, सभाभ्यः। तो ये दूसरे खाली जगह में हो जाएगा। तो सभी में दो दो खाली जगह है, पहला और दूसरा। तो अग्निशिखा में पहला ये भराएगा खाली जगह में और दूसरे में ये, और सभा शब्द में पहले खाली जगह में ये और दूसरे खाली जगह में ये। और अब हम लोग तीसरा लेते हैं, जिसमें कि अहिंसा। ये जहाँ से खाली जगह शुरू हुआ है हम वहीं से शब्द को ले रहे हैं, और एक उदाहरण पहले से बताया जा चुका है तो उसे भी कॉपी में लिखना है। अब है अहिंसा। तो यहाँ पर है अहिंसा। तो अहिंसा में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, तो अहिंसाम, बालिका शब्द से बालिकाम,
अहिंसे, अहिंसे और अहिंसाह। तो यहाँ पे अहिंसे पहले खाली जगह में आ जाएगा। अहिंसे, जैसे बालिका शब्द से द्विवचन में बालिके होता है और बहुवचन में जो है बालिका होता है। तो यहाँ पे अहिंसे और अहिंसा। तो यहाँ पे हम लोग ये शब्द लिखेंगे और अब हम लोग करने जा रहे हैं सफलता। आकारांत यहाँ पे है शब्द सफलता और इसमें जो है विभक्ति देखते हैं, विभक्ति है पंचमी। तो सफलतायाः और सफलताभ्याम यहाँ लिखा है सफलताभ्याः। तो सफलतायाः, सफलतायाः, सफलताभ्यः, क्योंकि पंचमी विभक्ति है सफलताभ्यः। तो यहाँ पे हम लोग इन शब्दों को खाली जगह में भर के पूरा करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे सफलता का हम लोग पूरा किए। सफलतायाः हो जाएगा क्योंकि चतुर्थी विभक्ति है, बालिका शब्द से बालिकायाः होता है। तो अब हम लोग इसके बाद जो शब्द दिया है सूचिका, सूचिका आकारांत है ये भी। तो यहाँ पे जो है वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। बालिका शब्द से बालिकया होता है, तो सूचिका शब्द से सूचिकया, सूचिकया। तो ये हो गया पहले खाली जगह में, और दूसरे खाली जगह में तृतीया विभक्ति में हम यहाँ सूचिकया यहाँ पहले से लिखा है, तो हम लोग सूचिकाभ्याम लिखेंगे क्योंकि तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में एक ही शब्द आता है। तो सूचिकाभ्याम और सूचिका भी है, सूचिकाभ्याम और बहुवचन में हो जाएगा सूचिकाभिः, बालिकाभिः, लताभिः। तो इस तरह से शब्द बदल जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें शब्द लिख के जो पहला खाली जगह है उसमें ये भरना है और दूसरे खाली जगह में ये भरना है। तो बहुत ध्यान से सभी बच्चे इसको करेंगे और ये पहले खाली जगह में भरना है। और अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न की ओर। और 7वें प्रश्न में लिखा है कि समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। उचित मेलनम करना मतलब मिलाना। यहाँ पे 2 स्तंभ दिया हुआ है, एक है क और दूसरा है ख। तो इसमें जो है एक में पद दिया हुआ है और दूसरे में वाक्य दिया हुआ है, तो उसको किस वाक्य से मिलाना है, यहाँ पर मिलाकर समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। तो यहाँ पर इसे मिलाकर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है केशर वर्णः। तो ये मेरे सभी बच्चे लिख लिए होंगे, तो इसे पूरा करके और अब हम लोग यहाँ पर 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 7वें प्रश्न को करने के लिए हम लोग सबसे पहले नंबर डालेंगे, प्रश्न 7, उत्तर 7, क्योंकि यहाँ हम लोग उत्तर लिख रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर उत्तर 7। तो इसमें उचित जो है वो समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, उचित उसको मिलाकर लिखना है। केशर वर्ण, अब यहाँ पे जो पहले स्तंभ में दिया है केसर वर्ण केसरिया रंग, हरित वर्ण हरा रंग, अशोक चक्रम अशोक चक्र, त्रिवर्णः ध्वजः तिरंगा झंडा, त्रिवर्णः ध्वजस्य स्वीकरणम, तिरंगे झंडे को स्वीकार करना। उसको स्वीकार कब किया गया ये पूछा गया है। अब हम यहाँ पर वाक्य का उदाहरण देखेंगे। प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है, बताने वाला है। 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, यानी कि 22 जुलाई 1947वें वर्ष में हुआ। शौर्यस्य त्यागस्य च सूचका, शौर्य यानी वीरता का,
त्याग्यस्य यानी कि त्याग का, दोनों में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। च सूचक को बताता है। सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचक। सुषमायाः मतलब सुंदरता का, शोभा का, और उर्वरतायाः मतलब उपजाऊपन का। हमारे देश की धरती जो है वो यहाँ पर बहुत ही उपजाऊ यहाँ की ज़मीन है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा कृषि कार्य होता है, तो इसीलिए उसे उर्वरता से युक्त कहा गया है, की सूचक है। और अंतिम यहाँ पे वाक्य है स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। तो अब हम लोग यहाँ पर मिलाएंगे सबसे पहले केशर वर्णः। तो यहाँ पे केशर वर्णः, इसको एक साथ लिख देते हैं, केशर वर्ण। तो इसको हम लोग मिलाएंगे, केसरिया रंग प्रतीक है शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। और अब है यहाँ पे दूसरा हरित वर्ण। हरित वर्ण, हरित वर्ण जो है वो हरा रंग सुषमायाः, सुषमायाः उर्वरतायाः, उर्वरतायाः च सूचकः, सूचकः। और इस तरह से यहाँ पे पूर्ण विराम लगा लेंगे सभी बच्चे, यहाँ पे जगह कम है इसलिए नहीं लग पा रहा है। और अब है यहाँ पे तीसरा अशोक चक्रम। अशोक चक्रम, इसको हम लोग मिलाएंगे, अशोक चक्रम प्रगतेः न्यायस्य च, प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। और अब है यहाँ पे त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्णः ध्वजः, और इसको मिलाना है स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च, स्वाधीनतायाः, स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य, गौरवस्य च, यहाँ पे प्रतीकः लिखा है तो प्रतीकः लिखेंगे, ये पूरा लिखना है सही उत्तर। और अंतिम है त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, इसको हम लोग मिलाएंगे 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे, वर्षे यहाँ पे जातम मतलब हुआ। इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा प्रश्न कर लिया है। और सभी बच्चे यहाँ पर पूरा होने पर पूर्ण विराम ज़रूर लगाएंगे, और प्रश्न में लिखा हुआ है तो उसको देख के सही सही शब्द लिखेंगे और अपना कार्य पूरा करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग का ये पाठ आज समाप्त होता है। बहुत ही अच्छा पाठ था ये, हमें अपने राष्ट्र ध्वज के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हुई, और उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज इस वीडियो के लिए धन्यवाद।